हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आदित्य अगाउट और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे। तो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक, एक नया बिट जो हम एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बिट का नाम है ऑक्टेट रूल, जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। तो वो आज हम कवर करेंगे। जो भी 5-10 मिनट का एक लेक्चर होगा तो उसमें हम पूरा ऑक्टेट रूल विद इट्स एग्जाम्पल सारा उसका कवर करेंगे। तो भाई साहब शुरू करते हैं। वेलकम अगेन। ठीक है, शुरू करें चलो। तो वैसा पहली बात हमें क्या पढ़ना, हमें आज पढ़ना है ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ना है सर? हमें आज पढ़ना है ऑक्टेट। ठीक है सर, ऑक्टेट रूल पढ़ना है। पहली बात आती है कि सर ऑक्टेट रूल दिया किसने। अब अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले ना तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि पूरा नीट का जो सिलेबस है एनसीईआरटी से आता है, मतलब जो पेपर आता है एनसीईआरटी से आता है, इसलिए हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो पहली बात, ऑक्टेट रूल दिया किसने। सर ऑक्टेट रूल गिवन बाय लिविस, गिवन बाय लिविस है ना, जो हमारे जीएन लिविस है, जो एक अमेरिकन केमिस्ट है। एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि जो हमारे लिविस साहब है वो क्या है, अमेरिकन केमिस्ट है। उन्होंने हमें ये ऑक्टेट रूल दिया। इतना नहीं ध्यान में रखना हमें, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी कि वैसा कि जो हमारा ऑक्टेट रूल है वो दिया किसने, सर लिविस ने। अब सर हमारे ऑक्टेट रूल में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली कि सर ऑक्टेट रूल का काम क्या है, ऑक्टेट रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये। सेकेंड बात कि ऑक्टेट रूल है क्या, पहली बात क्या कि सर ऑक्टेट रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। सेकेंड बात कि हम ऑक्टेट रूल मतलब क्या रहता है, ऑक्टेट रूल हम जो कह रहे हैं ऑक्टेट रूल तो उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो। और थर्ड पार्ट रहेगा कि जो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल की, ये हमारा पूरा ऑक्टेट रूल के बीच में आएगा। तो ठीक है सर, पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ऑक्टेट रूल लिविस साहब ने दिया। अब हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल आया क्या। अब समझो, अब बात ऐसी है कि समझो आज मुझे अगर किसी ने कहा कि सर मेरे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम का एटम है, यानी का एटम, सोडियम का एटम बेसिकली कोई भी एलिमेंट है। समझो सोडियम एक एलिमेंट है सर। अब उस एलिमेंट के अगर मुझे एटम को दिखाना होगा तो मैं सिर्फ उसके मतलब जो इनिशियल लेटर्स है उसे दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एक जो हमारा एलिमेंट है उसके एटम को डिनोट करना है तो मैं Cl लिखूंगा। समझो मुझे ऑक्सीजन के एटम को डिनोट करना है तो मैं O लिखूंगा। इस प्रकार से हम कोई भी एलिमेंट के जो एटम रहते हैं उसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि सोडियम का एटम। अब तुम कहोगे कि सर सोडियम SO रहना चाहिए, बट जो सोडियम है बेसिकली इसका जो लैटिन नाम रहता वो नाइट्रियम है। क्या है सर? नाइट्रियम। वो ध्यान में रखना, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि यार पहली बात कि एटम कैसे लिखेंगे, जो भी एलिमेंट है हमारा उस एलिमेंट का अगर एटम लिखना है तो सिंपल जो सिंबल रहेगा उस एलिमेंट का, वो सिंबल मतलब क्या रहेगा, एटम। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट डिनोट व्हाट्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल रहेगा वो उसके एटम को डिनोट करेगा। किसको सर? तो एटम को डिनोट करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का जो मतलब सिंबल है यानी ये क्या डिनोट कर रहा है कि सोडियम के एटम को। क्लोरीन का जो सिंबल है Cl, ये किसको डिनोट कर रहा है सर? तो क्लोरीन के एटम को। सिमिलर वे ऑक्सीजन का जो सिंबल है क्या डिनोट कर रहा है सर? ऑक्सीजन के एटम को। अब समझो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, यानी प्लस Cl माइनस O डायमाइनस। अब मुझे बोलो ये क्या है सर? ये एटम है। कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है कि जो हम कह सकते हैं कि उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं सर मैटर। ठीक है, मैटर का जो उसे हम कहते हैं एटम। मतलब मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है सर? हमारा एटम है। अब आयन क्या है सर? आयन मतलब एटम के ऊपर अगर चार्ज आ गया, समझो ये सोडियम का एटम, ये क्लोरीन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम। अब कोई भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव रहे निगेटिव है, क्योंकि चार्ज एक तो पॉजिटिव रहेगा नहीं तो निगेटिव रहेगा, तो वो चार्ज एटम को हम क्या कहेंगे सर? तो आयन कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सर ये क्या है? आयन है। और आयन क्या है? तो आयन दूसरा तीसरा को नहीं, आयन बेसिकली एक चार्ज एटम है। चार्ज एटम, अगर हम एटम को चार्ज कर दे, एटम के ऊपर कुछ तो भी चार्ज ला दे तो वो बेसिकली हमारा कहलाएगा क्या सर? तो आयन। तो पहली बात सर हमें ये समझ में आ गई कि एटम और आयन क्या है। एटम मतलब कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता
कोई भी मैट्रिक्स समझो मेरे हाथ में ये पेन है, एक मार्कर है, तो ये मार्कर को मैं डिवाइड करते गया, जो लास्ट का इसका पार्ट बचेगा कि जिसको मैं डिवाइड कर नहीं सकता फर्दर, उसे हम कहेंगे एटम। तो कोई भी जो मतलब एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट के एटम को कैसे डिनोट करेंगे, तो उसके फर्स्ट 2 लेटर से या 1 लेटर से। अब सोडियम को हम जो लैटिन वर्ड है उसका वो वर्ड है नाइट्रेट, तो इसलिए हम ये लिखा। सिमिलर वे क्लोरीन को Cl, ऑक्सीजन को O। सिमिलर वे अब बात आई कि सर आयन क्या है, तो आयन सिंपली चार्ज एटम है। जब भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता तो उसे हम क्या कहते हैं सर, आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम के ऊपर चार्ज आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे सर, आयन कहेंगे। सिमिलर वे क्लोरीन का एटम उसके ऊपर चार्ज आ गया इसलिए हम उसे क्या कहेंगे सर, तो क्लोरीन का आयन। तो भाई साहब पहली बात यहाँ पे हमने क्या लिखी कि सर कोई भी अगर हमें एलिमेंट का सिंबल दिया है तो समझ जाने का उस एलिमेंट का वो एक्चुअली एटम है। फॉर एग्जांपल हमें एग्जाम में दे दिया कि Na, तो Na क्या है, तो Na इज द एटम ऑफ द एलिमेंट सोडियम। जो सोडियम एलिमेंट है उसका जो एटम है वो बेसिकली ये है। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई सर कि एटम क्या है, आयन क्या है, ये तो क्लियर हो गया। आप समझो बात थी हमारी ऑक्टेट रूल पे। तो सर ऑक्टेट रूल पहली बार दिया किसने, सर लेविस साहब ने दिया। सेकंड बात आती है कि ऑक्टेट रूल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, क्योंकि हमारे जो 3 बीट जो इस मतलब टॉपिक के इम्पोर्टेंट है, दैट इज पहली बात तो जो हमारा ऑक्टेट रूल है वो हमने क्यों मतलब इस्तेमाल किया, उसकी ज़रूरत क्या है। सेकंड बिट है कि ऑक्टेट रूल है क्या, एंड थर्ड बिट है कि इसके जो एक्सेप्शन है, क्योंकि यार कोई भी रूल हो तो उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन रहता। अब समझो, अब बात यहाँ पे थी कि सर ऑक्टेट रूल की ज़रूरत है, ऑक्टेट रूल की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत Why we use the octet rule? अपन ऑक्टेट रूल क्यों यूज कर रहे हैं, हम ऑक्टेट रूल कोई दूसरा रूल नहीं था क्या, हम ऑक्टेट रूल ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप समझो, किसी ने मुझे एक सोडियम का एटम दिया, कैसे डिनोट करेंगे हम, Na से डिनोट करेंगे। समझो ऑक्सीजन का एटम दिया, कैसे डिनोट करेंगे सर, O से डिनोट करेंगे। सल्फर का एटम दिया, कैसे डिनोट करेंगे सर, S से डिनोट करेंगे। अब मुझे किसी ने कहा कि यार मतलब ये मेरे हाथ में, ये मेरे एक हाथ में सोडियम का एटम है S, एंड उसका आयन है, मतलब सर एटम के ऊपर चार्ज है तो आयन। तो मेरे हाथ में यहाँ पे क्या है सर, सोडियम है मतलब यस है, और यहाँ पे क्या है यस डाई माइनस, यस के ऊपर डाई निगेटिव। अब समझो किसी ने मुझसे कहा कि सर मुझे एक बात बोलो कि यहाँ पे जो बेसिकली हमारा सल्फर का एटम है यस, एंड सल्फर का आयन है यस डाई माइनस। फिर से सुनो, सल्फर का एटम यस एंड सल्फर का आयन यस डाई माइनस डाई निगेटिव, इनमें से कौन स्टेबल, इनमें से स्टेबल कौन है, ये अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं बता नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें इसके जो लिए कोई हम कह सकते हैं कंडीशन रही थी, वो कंडीशन हमें अब तक पता नहीं कि सर कोई भी एटम कैसे स्टेबल है कैसे नहीं। तो हुआ ऐसा कि जो जब हमारी केमिस्ट्री मतलब एक कह सकते हैं हम कि केमिस्ट्री आगे बढ़ रही थी, केमिस्ट्री में अलग अलग डिस्कवरीज हो रही थी, तब लेविस साहब ने दिमाग लगाया। लेविस साहब ने कहा कि यार हमें मतलब कोई तो भी एक कंडीशन बनानी चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि कौन सा एटम स्टेबल है, कौन सा आयन स्टेबल है। तो पहली बात तो ये समझो कि ऑक्टेट रूल कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड की स्टेबिलिटी को नहीं बताता, तो ऑक्टेट रूल हमें स्टेबिलिटी बताता किसकी, तो कोई एटम या आयन की। तो भाई पहली बात हम ये लिखेंगे कि सर ऑक्टेट रूल की जरूरत क्या है, व्हाई वी यूज द ऑक्टेट रूल, हम ऑक्टेट रूल क्यों यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम और बेसिकली आयन, है ना। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एनी मैटर एंड आयन चार्ज एटम, उसे ही हम आयन कहते हैं। तो कोई भी एटम हो या कोई भी आयन हो, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल हम पढ़ते, जो एक कंडीशन हम पढ़ते, उसे हम क्या कहेंगे सर, तो ऑक्टेट रूल कहेंगे। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन तो हमें समझ में आया कि ऑक्टेट रूल की जरूरत क्या है, ऑक्टेट रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सर कोई भी जो एटम या बेसिकली आयन है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी समझो। अब समझो सबसे मतलब जो एक इसका जो की कह सकते हैं हम की कंसेप्ट है ना, वो प्रेजेंट है नोबल गैसेस में। अब समझो नोबल गैसेस या जिसे हम क्या कहते हैं सर, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस को या इनर्ट गैसेस को सेम ही बात है ना। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहाँ प्रेजेंट है सर, पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट 7 मतलब फर्स्ट सेकंड 18th ग्रुप में प्रेजेंट है। ये सर 18th ग्रुप में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि सर नोबल गैसेस जो हमारी इनर्ट गैसेस है वो 18th ग्रुप में प्रेजेंट है, पेरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में। ये सर पेरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में प्रेजेंट है। अब समझो नोबल गैसेस कौन कौन है सर, सर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, xenon,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिज्म, है ना, यस ओजी। अब समझो, इसे ध्यान में रखने के लिए ट्रिक भी होगी आपके पास, नहीं तो सुन लो, मैं ऐसे ध्यान में रखता हूँ। ही नी आर कर 0 पे रन आउट हो गई, कैसे? ही नी आर कर 0 पे रन आउट हो गई है ना, तो उसे हम हो गई है, इसे ध्यान में रखने के लिए, तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो, या आपको कोई ट्रिक आती है उससे भी ध्यान में रख सकते हो। सिर्फ समझो कि हमारा गिट क्या भी, तो ये नोबल गैसेस है सर, कौन कौन से? ये हीलियम है, ये नियॉन है, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिज्म। अब समझो, मुझे वो एक बात बोलो कि ये जो नोबल गैसेस है, इनर गैसेस है, अगर मैं इनकी एक प्रॉपर्टी आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि सर नोबल गैसेस की ये प्रॉपर्टी है? फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा कि यार इस पेन की प्रॉपर्टी क्या है, तो सर ये पेन चलता है, ये पेन एक कह सकते हैं हम मार्कर पेन है, जो मतलब व्हाइट बोर्ड पे चलता है। सिमिलर वे मैंने कहा कि ये जो नोबल गैसेस है, इनर गैसेस है, इसकी मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ, तो सर आप प्रॉपर्टी बता सकते हो, प्रॉपर्टी क्या है समझो। तो भाई साहब जो हमारे नोबल गैसेस है ये रहते हैं नॉन रिएक्टिव, कह रहे थे सर नॉन रिएक्टिव रहते हैं। हाँ सर एकदम करेक्ट, नॉन रिएक्टिव। सर नॉन रिएक्टिव मतलब स्टेबल, हाँ नॉन रिएक्टिव मतलब स्टेबल, इसे एक्सप्लेन करो समझो। ये बात नहीं समझे सर, सभी बात समझ में आ गई, ये नहीं समझा आप समझो। मैं ऐसे शांत खड़ा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ समझो, मैं ऐसे खड़ा हूँ, आगे से कोई आया, मेरे को 2-4 गालियाँ दी उसने, मेरे को इतना कूटा उसने, एकदम मेरे का पूरा मसाला बना डाला उसने, इतना कूटा, तब भी मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, मार भाई तुम्हारा, गाली दे, कुछ भी कर, मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या रिएक्ट नहीं कर रहा? सर आपको मारा, कुछ नहीं किया आपने, मतलब आप नॉन रिएक्टिव हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, तो मैं एक नॉन रिएक्टिव, तो मुझे बोलो मैं कह सकता हूँ कि मैं नॉन रिएक्टिव, इसका मतलब मैं स्टेबल हूँ? हाँ सर मैं स्टेबल हूँ। सिमिलर वे समझो कोई आया, उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं, मैं आगे से गया और उसे मारने लगा, उसे गालियाँ देने लगा, तो मैं रिएक्टिव हुआ या नहीं हुआ? सर रिएक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्ट किया, रिएक्ट नहीं किया होता तो नॉन रिएक्टिव, बट रिएक्ट किया ना, इसलिए आप रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव का मतलब अनस्टेबल, ये सर अनस्टेबल है ना, इसका अपोजिट मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ समझो। पहली बात, अगर कोई रिएक्टिव है, मतलब कोई रिएक्ट कर रहा, तो वो स्टेबल है अनस्टेबल? सर वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल। एंड कोई अगर नॉन रिएक्टिव है, मतलब सर रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब वो स्टेबल है, ठीक है सर। अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, नॉन रिएक्टिव है, तो उसका मतलब क्या? तो वो स्टेबल है। अब इसका मैं उल्टा एग्जांपल देता हूँ। पहले मैंने रिएक्टिव से समझाया ना कि रिएक्टिव से हम अनस्टेबल कैसे, नॉन रिएक्टिव से हम स्टेबल कैसे। अब इसको वाइस वर्स में एक्सप्लेन करता हूँ समझो। अब आपका मोटो कैसे, आप नीट का एग्जाम दोगे, यस, उसमें क्वालिफाइड हो गए तो फिर MBBS करोगे, MBBS के बाद MD करोगे, और अनफॉर्चुनेटली आपने MD भी नहीं की तो आप MBBS करके अपना क्लिनिक खोलोगे। तो मुझे बोल रहा है आपका एक पाथ फिक्स है, आपका एक पाथ फिक्स है, आपका एक करियर फिक्स है कि सर मैं पहले MBBS करूँगा, पहले आप 12th हो गई, नीट का प्रिपरेशन हो गया, नीट मेरा क्लियर हो गया, फिर मैं MBBS करूँगा, आगे MD करूँगा, आगे कुछ अगर मुझे पोस्ट उसके बाद करना होगा तो वो भी करूँगा। मतलब आपका एक पाथ फिक्स है, आपका पाथ फिक्स है। फिर मुझे बताओ कि अगर आपका पाथ फिक्स है तो आप स्टेबल या अनस्टेबल? सर मेरा पाथ फिक्स है तो मैं स्टेबल हूँ। स्टेबल हो तो आप रिएक्ट कर रहे हो क्या? आप इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं सर। अगर मैं MBBS कर रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग IIT की क्यों प्रिपरेशन करूँ? नहीं। आप कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं सर। मैं एक पाथ पे चल रहा हूँ, मतलब मैं अगर स्टेबल हूँ तो मैं नॉन रिएक्टिव, वही तो मैंने लिखा कि अगर आप स्टेबल हो, अगर आप स्टेबल हो तो आप नॉन रिएक्टिव और उसके अपोजिट में चलो। समझो, अब कोई बच्चा है जिसने क्या किया कि 12th किया, बाद में उसने कोई तो भी डिग्री कर ली, 4 मतलब साल का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने सिविल सर्विसेज में जाने का तय किया। तो वो क्या कर रहा, कोई समझो एक पेपर है, उसके स्टेट का कोई सिविल सर्विसेज का पेपर है वो भी दे रहा, कोई रेलवेज का पेपर है वो भी दे रहा, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेपर्स दे रहा है। यस सर। फिर उसका करियर फिक्स है, करियर एक पाथ में चल रहा। नहीं, अगर आप MBBS कर रहे हो तो आपका करियर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि यार मुझे ऐसा करना, बाद में ऐसा करना, उसका फिक्स नहीं ना, उसका कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब एक हम कह सकते हैं कोई स्ट्रेट पाथ नहीं ना उसका, तो उसका करियर हम कह सकते हैं उसका करियर कोई मतलब स्टेबल नहीं, तो उसका करियर स्टेबल नहीं तो अनस्टेबल है ना। और अनस्टेबल है इसलिए तो वो रिएक्ट कर रहा, मतलब वो प्रिपरेशन कर रहा, अलग अलग पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहा। तो भाई दो ही बात ध्यान में रखो। पहली बात तो अगर स्टेबल है तो नॉन रिएक्टिव रहेगा, और अनस्टेबल है तो रिएक्टिव रहेगा। अगर मैं रिएक्टिव मतलब मैं अनस्टेबल हूँ, मेरे में स्टेबिलिटी नहीं इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं नॉन रिएक्टिव मतलब मैं स्टेबल हूँ। बात समझी? यस। अब सर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो नोबल गैसेस है सर नॉन रिएक्टिव है। सर अगर नॉन रिएक्टिव है तो ये स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल है।
अब जब लिविस साहब ने देखा कि यार जो हमारे इनर्ट गैसेस, अब यार इसके भी एक्सेप्शन है ना, ऐसे नहीं कि ऑक्टेट रूल के कोई एक्सेप्शन नहीं, इसके एक्सेप्शन है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहली बात समझो कि जो नोबल गैसेस है या इनर्ट गैसेस है, जब लिविस साहब ने देखा कि यार इनके कोई भी कंपाउंड नहीं, हाँ वो बात अलग है कि आज के टाइम पे इनके बहुत सारे कंपाउंड है, जेनॉन के कंपाउंड है, क्रिप्टॉन के कंपाउंड है, बट जब लिविस साहब थे तब कोई कंपाउंड नहीं था ना इनर्ट गैसेस का। तो लिविस साहब को लगा कि यार अगर हम देखने जाए तो नोबल गैसेस का कोई कंपाउंड है ही नहीं, इनर्ट गैसेस का कोई कंपाउंड है ही नहीं, मतलब इनर्ट गैसेस स्टेबल है, इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव है। तो ऐसी कोई बात ढूंढो कि जो इन्हें स्टेबल बना रही, जो इन्हें नॉन रिएक्टिव बना रही, वो बात कैसे? तो वो बात ऐसी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2 2s2 2p6, मतलब अगर देखने जाए तो लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सिमिलर वे लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 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 लास्ट के शेल में। तो भाई साहब नोबल गैसेस की जो एक खासियत है, जो नोबल गैसेस की एक खासियत है, वो खासियत हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर जो नोबल गैसेस है ना, लास्ट शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर जो हमारे लेविस साहब है, लेविस साहब ने कहा कि यार जो हमारे नोबल गैसेस है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनके लास्ट शेल में, उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक हाइपोथेसिस बनाए, हम एक थ्योरी बनाए, तो वो थ्योरी हम एक रूल बनाए, हम एक कंडीशन बनाए, तो वो सेटिस्फाई करेगी क्या सर? कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ऐसी है, मुझे बताओ पेरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं सर? 18 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे करते करते 18 ग्रुप है। अब 18th ग्रुप वाले स्टेबल है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ग्रुप से 17th ग्रुप वाले, उन्हें भी स्टेबल होना है। यस, हर आदमी को अपने ज़िंदगी में स्टेबल होना है, तो एलिमेंट को भी स्टेबल होना है। यस, तो उन्होंने कहा जो फर्स्ट ग्रुप से 17th ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? वो ट्राई कर रहे हैं। सर क्या ट्राई कर रहे हैं? तो खुद के लास्ट शेल में, खुद के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना। क्या ट्राई कर रहे हैं सर? कि वैसा कुछ भी हो जाए, मेरे लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मैं स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल है। इनर्ट गैसेस अगर आप देखोगे नोबल गैसेस, तो वो स्टेबल है, वो नॉन रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर इन्होंने ऑक्टेट रूल कह दिया। तो ऑक्टेट रूल की अगर हम बात सुने तो ऑक्टेट रूल है क्या? तो ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट ऐसे है, समझे? ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या है? ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट है कि एवरी एलिमेंट, बेसिकली एवरी एलिमेंट वांट्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। मुझे हम कह सकते कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है तो उसकी चाह क्या है, उसकी एक कह सकते हैं हम नीड क्या है? तो उसकी नीड एक ही भाई साहब मेरे लास्ट शेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मैं स्टेबल हो गया ना, क्योंकि इनर्ट गैसेस स्टेबल है ना। यस सर। तो फिर ऑक्टेट रूल का एक हम कह सकते हैं स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट ऐसा है कि एवरी एलिमेंट सॉरी, क्योंकि एलिमेंट में एटम प्रेजेंट है ना। अब सोडियम एलिमेंट समझो, मेरे हाथ में एक सोडियम एलिमेंट का पीस प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट है ना, वो जो है पूरा मेरे समझो आपने देखा होगा वो सोडियम का एक पीस है ना, मेरे हाथ में समझो एक सोडियम का पीस, तो वो एक एलिमेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ उसे? सोडियम का एलिमेंट। अब वो बना किससे सर? वो छोटे छोटे एटम से बना है, और उस एटम को मैं क्या कहूँगा सर? सोडियम का एटम, जैसे हमने पीछे देखा था एटम एंड आयन में। जैसा आप समझो, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू अटेन to achieve 8 electron in a last shell, 8 electron in last shell to attain stability। तो वैसा ऑक्टेट रूल के नाम में, अब समझो मैं डायरेक्ट बता देता आपको कि सर ऑक्टेट रूल के नाम में सब छुपा है, तो आप ये पढ़ते नहीं, फिर ये मतलब क्लियर नहीं होता ना। आप समझो ऑक्टेट रूल के नाम में ही दिया है ना सर कि कंडीशन क्या है। अगर मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी की कंडीशन, जैसे एमबीबीएस को लगने के लिए कंडीशन है सर, नीट में आपको क्वालिफाई तो होना होगा, बट एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। नीट में अगर आपको 500 या 500 के ऊपर के मार्क है तो भी आप एमबीबीएस को लग सकते हैं। तो वैसे ही कंडीशन है ना, स्टेबिलिटी होना तो लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाओ, बाकी कुछ पता नहीं हमें। लास्ट के शेल में कोई भी समझो आया, उसको देखा कि यार उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल है। कोई भी एटम आपके हाथ में दिया और आपको पूछा स्टेबल है अनस्टेबल, आप देखोगे लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन है भाई तो अनस्टेबल है, खत्म बात। फिर उन्होंने वही कहा कि ऑक्टेट रूल का हमें पहली बात स्टेटमेंट आना चाहिए कि सर एवरी एलिमेंट वांट्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल टू अटेन द स्टेबिलिटी, खत्म बात, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि सर लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, बस इतना ही कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ऐसे हम लिखते हैं कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन कैसे, तो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ऐसी है लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, खत्म बात। अगर आपके लास्ट शेल में अगर आपके पास कोई भी एटम है उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्टेबल है, बात खत्म।